तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे लेकर चलेंगे पीएम नरेंद्र मोदी का दिखाते हैं रोड शो, जहां पर अहमदाबाद में जारी है पीएम नरेंद्र मोदी का ये मेगा रोड शो। अहमदाबाद की ये तस्वीरें देखिए, यहां पर लोगों का हुजूम। एक झलक पाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का, ये कैसे अपने देश के पीएम की एक झलक पाएं। इस मेगा रोड शो की अगर बात करें तो 50 नहीं, करीब 54 किलोमीटर की देखिए यात्रा तय हो रही है। पुष्पांजलि यात्रा जिसे नाम दिया गया है, 50 किलोमीटर से ज्यादा का ये रोड शो है। पीएम नरेंद्र मोदी और साथ में तमाम वो लोग भी जो इस वक्त दोनों तरफ खड़े हैं, उतने ही जोश और जज्बे के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा दोनों तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर। पीएम नरेंद्र मोदी का शक्ति प्रदर्शन भी इसे कहा जा रहा है। बीजेपी का ये शक्ति प्रदर्शन किस तरफ जाएगा, क्योंकि दूसरे चरण का मतदान 93 सीटें हैं और एक एक सीटें बेहद महत्वपूर्ण बीजेपी भी जानती है, क्योंकि जो 99 सीटें आई थी सन 2017 के चुनाव में, उन सीटों को बढ़ाना है। रोड शो की इस खूबियां भी तमाम। पांच दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान है। अगर वोटरों की संख्या की बात करें तो आने वाले जो 93 विधानसभा सीटें हैं, उसमें कहीं ज्यादा 89 विधानसभा सीटों पर वोटिंग समाप्त हुई। लेकिन आने वाले जो 5 तारीख की वोटिंग है, उसमें वो 93 सीटें जो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 93 सीटों में जो ज्यादा सीटों पर कब्जा किया, गुजरात उसी का होगा। चुनावी मुद्दे क्या रहे गुजरात में जो अभी हावी रहे इस पूरे चुनावी मौसम में, वो भी आपको एक तरफ दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के पल पल की अपडेट इस रोड शो से जुड़ी। अभी भी पीएम नरेंद्र मोदी का ये काफिला आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लगभग 54 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और लगातार वो जारी भी। मोदी फैक्टर बेहद अहम है इस बार के चुनाव में भी, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी हैं रोड शो में और चुनावी रैलियों में, तो बीजेपी के लिए इससे बड़ा प्लस पॉइंट कुछ भी नहीं हो सकता। इस रोड शो में देखिए तमाम वो सुरक्षाकर्मी की भी उतनी मेहनत है और पीएम नरेंद्र मोदी तो बीजेपी के पक्ष में माहौल बना ही रहे। सड़कों की दोनों तरफ कैसे लोगों को कंट्रोल किया जाए और कैसे जहां जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का एक काफिला पहुंच रहा है, भीड़ को भी नियंत्रित किया जाए, पूरा फोकस उनका। तैयारियां काफी जोरों पर थी राज्य सरकार की इस रोड शो को लेकर, और बीजेपी के पक्ष में अब जो है माहौल और बेहतर बन सकता है इस रोड शो के जरिए, क्योंकि जब जब पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव के आखिरी लम्हों में रोड शो किया है, वो बीजेपी के लिए हमेशा फायदेमंद ही साबित हुआ है। तो क्या यहां पर भी वही होगा? पांच दिसंबर वो तारीख जब दूसरे चरण का रण होगा, और दूसरे चरण के मतदान में कौन किस पर हावी रहा, ये तो आने वाले 8 दिसंबर के नतीजे बताएंगे। लेकिन वोट का प्रतिशत भी बहुत मायने रखता है। सन 2012, 17 और 22 के अगर आप आंकड़ों को उठाकर देखिए, वोटिंग प्रतिशत के मामलों में लगातार गिरावट ही आई है। 71 के करीब रहा था, फिर उसके बाद 67, फिर उसके बाद 60 के करीब। ये दर्शाता है कि आखिर वोटर किस तरह से हिस्सा ले रहे हैं चुनावी इस घड़ी में।
तो तस्वीरें एक तरफ रोड शो की, लेकिन हम अपने पॉलिटिकल एक्सपर्ट से भी चर्चा करेंगे कि पीएम नरेंद्र मोदी का ये रोड शो कितना खास है, कितना मायने रखता है बीजेपी के लिए। जिया मंजरे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिया जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, पिछले दो चुनावों में भी आपने ये करिश्मा देखा है मोदी जी का, और ऑफ कोर्स इंटरनेशनली भी उनका करिश्मा बिल्कुल बरकरार है। और गुजरात से वो हैं स्वयं, गुजरात से उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर का शुरुआत किया था, और अभी भी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जनसैलाब उमड़ रहा है। बिल्कुल, और करिश्मा बरकरार है जी। लेकिन जिया जी, अगर वोट के प्रतिशत के आंकड़ों पर भी बात हम कर ही लेते हैं चलते चलते, अगर देखिए तो तमाम ऐसे फैक्टर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी चुनावी मैदान में, लगातार जन जागरूकता भी फैलाई जा रही है, लोगों से अपील भी की गई, लेकिन लगातार हर 5-5 साल पे गिरावट। जी देखिए, नित्य नवीन जो पार्टी यहाँ बन रही है, जिस प्रकार से आप देखिए जो समीकरण जनसंख्या का भी बदल रहा है, जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, उसके अनुसार हमें ये सारे बदलाव तो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे कि चीजें हो रही हैं। कितने करोड़ बाहर के घुसपैठिए यहाँ पे आकर के जो रह रहे हैं, तो ये सारे आंकड़े भी ऐसे हैं कि जिनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये भी वोटिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि किस प्रकार से लोग अपने आईडी कार्ड्स बनवा रहे हैं, किस प्रकार से आधार कार्ड बनवा रहे हैं, उसी के अनुसार वोटिंग कार्ड्स बन रहे हैं। तो ये एक आंकड़ा ऐसा है कि इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि किस प्रकार वोटिंग का जो समीकरण है वो सारी चीजों पे निर्धारित रहता है। किंतु हाँ, मैं मान सकती हूँ कि कोविड आया था बीच में, बहुत सारे परेशानियां थी, बहुत सारी पूरी दुनिया इससे जूझ रही थी, और भारत ने भी काफी सशक्ति के साथ में इसको देखा और काम किया, और ग्लोबली इसको एडमायर भी किया गया, जो भी हमने कंट्रीब्यूशन किया भारत से इंटरनेशनल डायस्पोरा पे। सो मुझे लगता है कि गुजरात में तो मोदी सरकार बरकरार रहेगी, बीजेपी सरकार बरकरार रहेगी जी। लेकिन सौराष्ट्र आज के दिन केवल 42% पर ही सिमट कर रह गया। मतदान का प्रतिशत जहां पर बढ़ने की उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, पिछली बार की अपेक्षा 10% कम वोटिंग है। क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले दूसरे चरण में कुछ हमें सुधार देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, वोटर अवेयरनेस तो होनी चाहिए। देखिए, ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, राष्ट्र का मुद्दा है कि वोटर्स को बाहर आना चाहिए और वोट करना चाहिए जी। तो इसमें डेफिनेटली बढ़ोतरी हमें दिखती नजर आ रही है। लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, सभी पार्टियों के सब लोग एनकरेज कर रहे हैं। विदेशों में भी इसके लिए वोटर अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। लोग वहां से अपने अपने रिश्तेदारों को और मित्रों को बोल रहे हैं कि वो जाएं, राष्ट्र के लिए वोट करें और पार्टी के लिए वोट करें। तो मुझे लगता है कि इसमें वृद्धि होगी आने वाले समय में। और जिस प्रकार से वोटर आईडी कार्ड्स का कुछ इशू हमें यूपी में भी देखने को मिला था कि जहां पे कुछ लोगों ने अप्लाई की और उनको वोटर आईडी कार्ड नहीं मिले समय रहते हुए, तो निर्वाचन आयोग को इस प्रक्रिया पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए आने वाले स्टेट इलेक्शंस पे, कि जो लोग भी वोटिंग कार्ड्स अप्लाई कर रहे हैं या नए बनवा रहे हैं, उन सभी मतदाताओं को पूर्णतः वो वोटिंग कार्ड्स मिले, मतदाता पत्र मिले, जिससे ज्यादा से ज्यादा मतदाता हो पाए। लेकिन जिया जी, पीएम नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो मोदी फैक्टर हमेशा गुजरात के चुनाव में हावी रहा है। अगर इन 27 सालों से बीजेपी सत्ता में काबिज है तो पीएम नरेंद्र मोदी का बहुत अहम योगदान रहा है। बीजेपी भी जानती है कि गुजरात के लोग पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही कमल के बटन पर एक क्लिक करते हैं और बीजेपी जो है वहां से निकल पड़ती है जी। देखिए, आप देख रहे हैं कि राष्ट्र ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी मोदी जी एक बहुत ही सर्वप्रिय नेता है, और उन्होंने अपना विश्वास कमाया है, जनता में विश्वास दिखाया है और काम किया है हर एक स्तर पे। तो मुझे लगता है कि ये करिश्मा तो बरकरार रहेगा ही। और गुजरात ही नहीं, यूपी इलेक्शंस की बात कर लीजिए या बीते जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, सभी जगह जहां जहां पे वो गए हैं, उन्होंने अपना करिश्मा दिखाया है, काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन अगर हम बीजेपी के घोषणा पत्र पर भी बात करें, देखिए मजदूरों की हम बात करें, किसानों की हम बात करें, स्वास्थ्य को लेकर हम बात करें, महिलाओं को लेकर हम बात करें, स्कूलों को लेकर हम बात करें, लगभग प्रत्येक बिंदुओं को बीजेपी ने छुआ है अपने घोषणा पत्र में भी। तो हर बार की अपेक्षा देखा जाए थोड़ा सा बदलाव और कंपटीशन भी बढ़ जाता है जब सामने दो दिग्गज पार्टियां खड़ी है। तो बिल्कुल कंपटीशन तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से सभी चीजों पे बहुत जमीनी स्तर पे काम किया गया है,
तो वो बहुत अच्छे से काम किया गया है। देखिए, महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक बंद करवाना और महिलाओं के लिए जॉब्स में ज्यादा रिजर्वेशन देना, एजुकेशन में ज्यादा रिफॉर्म्स लाना, इस प्रकार की चीजें हुई है। जी। और महिला सशक्तिकरण के लिए भी बहुत सारे आयाम खोले गए हैं, चल रहे हैं। महिला सुरक्षा के लिए भी बहुत सारे आयाम चल रहे हैं। तो महिलाओं को तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया है और दिख भी रही है प्रोग्रेशन महिलाओं में। और एजुकेशन के बारे में बात करें तो देखिए, बहुत सारे इकोनॉमिक फोरम पे भी, लाइक इकोनॉमिकली किस स्टूडेंट को सपोर्ट मिलना चाहिए, इस पे भी विचार किया गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय था। तो उस पे भी विचार किया गया है। तो आप देखिए, ये बहुत अच्छी चीजें हैं। मेडिकली आप देखिए, आयुष्मान भारत जैसी एक योजना लागू करी गई, जी। तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। गरीब से गरीब व्यक्ति अपना इलाज करवा सकता है। और उसी इंश्योरेंस की के रकम लिए अब दोगुनी करने की बात कही है बीजेपी ने गुजरात चुनाव में। जी, अब वापस कहिए। बीजेपी ने घोषणा पत्र में इसे भी शामिल किया जिसका जिक्र आप कर रही हैं कि आयुष्मान भारत की जो रकम है उसे दोगुना किया जाएगा। आवश्यकता है। देखिए, अभी कोविड के बाद में आप देख रहे हैं कि लोगों की स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है, और इसको रहते हुए अगर ये घोषणा की गई है तो बहुत अच्छी घोषणा की गई है। क्योंकि स्वास्थ्य, अगर स्वस्थ भारत होगा तभी, एकत्र भारत होगा तभी स्वर्णिम भारत होगा। बिल्कुल। जी। अच्छा, एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट की राय हमने सुनी कि अभी आगे तैयारी करे अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, क्या आप भी यही मानती हैं? देखिए, कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो आप हमने सबने देखा है, और जिस प्रकार से भारतीय समुदाय को विविध रूपों में विविध मुद्दों पे बांटा गया, वो भी देखा है। और किस प्रकार से बाहरी ताकतों को यहाँ सशक्तिकरण किया गया, वो भी देखा गया है। घुसपैठियों को यहाँ पे संरक्षण दिया गया, वो भी देखा गया है। तो कुछ ज्यादा अधिक मुद्दे बचते नहीं है कांग्रेस के पास में, क्योंकि जो भी जन समुदाय है वो उनकी पास्ट परफॉर्मेंस के अनुसार, उनकी पास्ट की नीतियों के अनुसार देखने के बाद ही, उनका अवलोकन करने के बाद, उनको एनालिसिस करने के बाद में जी। उनको वोट देने के लिए सोचती है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई मजबूत स्टैंड है। और आम आदमी पार्टी के भी आप देख ही रहे हैं, जिस प्रकार से आए दिन भ्रष्टाचार और जेल में एक वीवीआईपी कल्चर, जिसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, उसके वो खुद ही प्रणेता बन चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जनता सब देख रही है, और जनता अच्छे से इसका एनालिसिस करके और अपने वोटों का अधिक और सही रूप से इस्तेमाल करेगी। देखिए, पहले रोड शो की झलकियां, फिर उसके बाद चलेंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट के पास। सबसे बड़ा रोड शो इसे कहा जा रहा है। 54 किलोमीटर की लंबी दूरी इस रोड शो के जरिए करीब 14 विधानसभा सीटों जिसको कवर किया जा रहा है। 11 विधानसभा सीटें ऐसी रही थी इन 14 विधानसभा सीटों में जिस पर बीजेपी का दबदबा रहा था सन 2017 में, 3 पर कांग्रेस। लेकिन क्या इस बार बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी? जहां जहां से ये होकर गुजर रही है पुष्पांजलि यात्रा जिसे नाम दिया गया है। चलिए चलते हैं, जिया मंजरी जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। जिया जी, 4 करोड़ 90 लाख वोटर हैं गुजरात के चुनावी मैदान में, जिनका एक एक वोट बहुत कीमती है। पुरुष और महिला वोटरों की तादाद लगभग जो है उसमें ज्यादा देखिए अंतर नहीं है, लगभग एक बराबर ही समझिए। नए वोटरों की तादाद जो है वो 5 लाख के करीब है। नए वोटर जब मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं तो उनके जहन में, उनके मन में कौन सी बातें होंगी जिसको वो रख के वोट डालेंगे? देखिए, मैं मान सकती हूँ कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है युवाओं के जी। लिए। समान शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। समान आचार संहिता बहुत बड़ा मुद्दा है जो चल रहा है, कोर्ट में भी यकीन है, और लोगों की भी एक्सपेक्टेशन है कि जो जो इतने वर्षों से एक कहिए दोहरी नीतियां चल रही थी, उनको समान नीतियों में लाया जाए। और उसके ऊपर काम हो रहा है, काफी समय से काम हो रहा है, ये सरकार सक्रियता से काम कर रही है। तो ये सारे मुद्दे हो सकते हैं। और देखिए, स्वावलंबी भारत है और आत्मनिर्भर भारत है, मेक इन इंडिया है, एमएसएमई के अंदर बहुत सारे रोचक कार्य हो रहे हैं, बहुत सारे एनकरेजमेंट स्कीम्स चलाई गई हैं, जिसके अंदर की यदि आप देखिए, कई सारी कंपनीज ने, अभी रिसेशन आया है वापस से इंटरनेशनल मार्केट में, जहां से लोग छोड़ छोड़ के वापस अपने देशों को आ रहे हैं। अब इस स्थिति में हम यहाँ पे कितनी जॉब जनरेट कर पाते हैं वो तो एक मुद्दा है ही है, लेकिन इस प्रकार की जो स्कीम्स चल रही है आत्मनिर्भर भारत की, या स्वावलंबी भारत अभियान चल रहा है, या एमएसएमई में जो एनकरेजमेंट स्कीम्स चल रही है, जिसमें बहुत ही कम प्रतिशत की दरों पर लोन अवेलेबल करवाया जा रहा है युवाओं को अपना एक नया रोजगार, स्वरोजगार करने के लिए,
तो ये सारी चीजें काफी एनकरेजिंग हैं। और कई सारे पिछले कोविड के अंदर भी आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे नए यूथ बिजनेसमैन जनरेट हुए हैं, चाहे वो कुछ भी छोटे प्रोडक्ट बनाकर उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो ये मुझे लगता है एक बहुत ही सफल नीति के अनुसार ये हो पाया है। जी। अच्छा जिया जी, जो अमित शाह और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता बार बार ये जिक्र कर रहे हैं चुनावी मैदान में कि आम आदमी पार्टी एक भी सीटें लाने वाली नहीं है, हमारा मुकाबला कांग्रेस से है, तो क्या इत्तेफाक रखती हैं क्या इस तरह के बयानों से? आपको भी ऐसा लगता है कि यहाँ आम आदमी पार्टी ने ऐसी मेहनत नहीं की होगी कि एक भी 2-4 सीटें आए उनके खाते में? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है दिल्ली के अंदर, जो मोहल्ला क्लिनिक रहा है, कोविड में बिल्कुल फेल रहा था, उससे किसी भी प्रकार से लोगों को सहायता नहीं मिल पाई। सेंटर से उनको वैक्सीन मिलने के बाद में उन्होंने वैक्सीन बांटी ढंग से या नहीं बांटी, किंतु उसका प्रचार बहुत अधिक किया, उसके खूब बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाए और जनता सब कुछ देखती है। उसके बाद में आप ये देखिए कि अभी पंजाब की स्थिति कितनी विडंबनीय है। पंजाब में आए दिन कितना झगड़ा, लड़ाई, दंगे, फसाद हो रहे हैं, किस प्रकार से वहां पे बिल्कुल अनियंत्रित चल रही है सरकार। तो दोनों जो सीट या जो स्टेट्स उनके पास है, वहां पे ही उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता दिया है। तो उसके अनुसार मुझे नहीं लगता कि गुजरात की जनता एक ऐसी पार्टी जो कि पहले ही नॉन परफॉर्मिंग है 2 स्टेट में, उसको अपने स्टेट में एनकरेजमेंट देगी। जी। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो 77 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी सन 2017 के चुनाव में। जिया जी, इस बार के चुनाव में भी वो प्रचार प्रसार कांग्रेस की तरफ से दिखाई नहीं दिया है। मानो ऐसा लगा कि पहले से ही कांग्रेस ये मानकर बैठी हो कि हाँ, यहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है। क्या 77 सीटों से ज्यादा की उम्मीद की जा सकती है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि देखिए कांग्रेस का पास परफॉर्मेंस जैसे मैं बोल चुकी हूँ कि बहुत अच्छा नहीं रहा है। और साथ में अभी एक कार्यक्रम में आप देख ही रहे थे कि वहां पे अनुवादक खड़े हुए थे जो गुजरात के ही व्यक्ति थे कांग्रेस के, और उसके बाद में वो अनुवाद करने से भी उन्होंने मना कर दिया। तो एक्सेप्टेंस ऑफ कांग्रेस लीडरशिप इज नॉट देयर, वहां पे इतना एक्सेप्टेंस नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें वृद्धि होने वाली है। हाँ, लेकिन कुछ कह दीजिए कि कुछ लोग होते हैं, जनता है, कुछ न कुछ घट तो जाएंगे ही वहां पे, तो अनुपात रहेगा, लेकिन अनुपात बढ़ने की अधिक संभावना नहीं है, अनुपात घटने की ही संभावना है। जी। अच्छा, बीजेपी को क्या एंटी इनकम्बेंसी से भी नुकसान हो सकता है? 38 नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारना, फिर उसके बाद कई नेताओं के टिकट काट देना, क्या नुकसान यहाँ पर नजर आता है क्या? क्योंकि वो अगर बताइए निर्दलीय अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो जो लोग उनके चेहरे पर उनको वोट करते थे वहां पर तो लग रहा है थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए हर नेता चाहे वो किसी भी स्टेट्स में कहीं पे भी लड़ रहा हो, किसी भी स्तर पे लड़ रहा हो, उसके कुछ प्रशंसक कुछ उसके समर्थक होते हैं। और नए चेहरे लाना, मैं कहूंगी कि देखिए चेंज होते रहना चाहिए जी। उनके कार्यशैली को या फिर उनकी कुछ चीजों को देख करके पब्लिक डिमांड पे या रिक्वायरमेंट के अनुसार ही चेंज किया गया होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अधिक असर होने का इसलिए मुझे नहीं दिखते असर, क्योंकि देखिए कि जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, उसकी खुद की एक अपनी फैन फॉलोइंग है, नरेंद्र मोदी जी की एक खुद की फैन फॉलोइंग है। और जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो पार्टी के साथ जो खड़ा होता है उसको ज्यादा समर्थन देते हैं। तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, किंतु इससे कोई बहुत अधिक असर नहीं पड़ेगा। और यदि जो निर्दलीय लड़ भी रहे हैं, तो मुझे लगता है क्योंकि उनकी विचारधारा है, तो ये हो सकता है कि बाद में वो वापस निर्दलीय अगर एक दो जीत भी जाए तो वापस पार्टी ज्वाइन कर लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जिया जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो तमाम वो विधानसभा सीटें जिसकी संख्या 93, जहां पर भी वोट पड़ना बाकी है। 5 दिसंबर वो तारीख जब होगा मतदान। पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो भी जारी है। किसके पक्ष में बनेगा माहौल, देखने वाली बात। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।